टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने वेक्टर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे एंड एज आई मेंशनड बिफोर कि ये सिर्फ हम बेसिक्स पर डेवलप कर रहे हैं एंड एज सून एज आवर बेसिक्स आर कंप्लीट हम इसके एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। हम अपनी नॉलेज को एनहांस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, सो बेयर विद मी, साथ में रहिए एंड डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा अगर माय कैलकुलेशंस आर राइट। विद इन नेक्स्ट 11 to 12 डेज आपकी +1 हाफ कंप्लीट हो जाएगी बेसिक्स के थ्रू। ठीक है, और ये आपके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि द काइंड ऑफ रूमर्स दैट आर सर्कुलेटिंग, वर्ड यूज करो र्यूमर, मुझे नहीं पता ये बात रियलिटी है कि नहीं है। द काइंड ऑफ द रूमर्स दैट हैज बीन सर्कुलेटिंग, जो यूट्यूब पे या नेट पे जा रहे हैं, जो अफवाहें उड़ रही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, जो न्यूज उड़ रही है हवा में, वो यही है कि हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए और हो सकता है कि सेक्शन भी आपका डिलीट हो जाए, सेक्शन भी ना रहे, आपके पास ऑप्शंस ना हो। और ये भी हो सकता है कि आपका प्री एंड मेंस करके 2 एग्जाम्स हो जाए, जैसे जेई मेंस या जेई एडवांस होता, तो हो सकता है कि आपका मेंस एंड प्री एंड मेंस आपके 2 एग्जाम्स हो जाए जैसे पहले होता था। तो वहां पे आपको जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए काफी काम आएगा, क्योंकि हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, हम डायरेक्टली जंप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि मैंने सुना, ये मतलब like जो नेट पे बात चल रही है वो बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है, ये जब एंटी नोटिफिकेशन देगा तभी होगा। सो इस चीज को लेके आप ये मत कीजिएगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, किसी की बातों में नहीं आना है। जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ, जो न्यूज सुनने वाली। ठीक है, तो इतना इस तरह में पैनिक मत कीजिएगा, आपका काम है पढ़ना, आप अच्छे से पढ़िए ताकि 90 जैसा मर्जी पैटर्न बनाए आपको पेपर आता हो। ठीक है, तो चलिए ज्यादा अपनी इन चीजों को छोड़ते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। जैसे कि आप देखते हैं आज हम मोशन इन प्लेन शुरू करने वाले हैं। टुडेस आर डे 7 in 100 day lecture series for NEET 2025। ठीक है, इन दिस course as we all know that we are going to complete the complete syllabus for physics in next 100 days. Okay, so today's topic is motion in a plane and we are going to continue with this thing. So let's just say अब सबसे पहले हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो क्या है, मोशन इन अ प्लेन। देखिए हमने वेक्टर्स किए, तो वेक्टर्स में मैंने आपको क्या कहा था, वेक्टर्स जब हमने सॉल्व किया था वेक्टर्स में हमने एक बात सीखी थी कि वेक्टर्स एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, किसकी खास बात क्या है कि जैसे कि आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में जैसे वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट आपके पास गिवन है, जैसे वेलोसिटी आपके पास गिवन है v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने फोर्स लगाई जिसकी वजह से जैसे मैंने फोर्स लगाई, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, और मैंने फोर्स लगाई अक्रॉस y कैप। तो यानी कि जो चेंज आएगा, क्योंकि मैंने फोर्स y कैप के क्रॉस लगाई है, तो जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ y कैप की तरफ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर लग रहा है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, उस डायरेक्शन में ही वेक्टर में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि बाकी चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस चीज का पूरे लेक्चर में आपने ध्यान रखना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोशन इन प्लेन में। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जो टॉपिक पकड़ेंगे वो हम पकड़ेंगे मोशन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ प्लेन। जैसे हमने वहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की थी, तो वैसे हम यहाँ पे करेंगे मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ प्लेन। पहला टॉपिक है हमारा ये। ठीक है, हम इस टॉपिक को करने वाले सबसे पहले मोशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ प्लेन। देखिए टॉपिक देखने में छोटा है, हार्डली विद इन 5 मिनट्स से टॉपिक खत्म हो जाएगा, बट इसमें समझने वाली बातें ज्यादा है। ठीक है, देखिए जब हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी किया था, डिस्प्लेसमेंट क्या किया था हमने, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन किया था। अब हम प्लेन में डील कर रहे हैं, तो पोजीशन हम एक एक्सिस में स्टडी करेंगे, पोजीशन हम 2 एक्सिस में स्टडी करेंगे, या एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, हमारे कभी भी एक्स वाई जेड नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पे भी वही बात है। जस्ट सपोज कि आपके पास पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, लेट जैसे वो गिवन है एक्स आई, सॉरी, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और उसी तरह से आपके पास एक पॉइंट b है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है क्या, वो गिवन है आपके पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, अज्यूमिंग हम
ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं, एज्यूमिंग वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो होगा आपका x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये चीज कैसे है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x को x के साथ किया एंड y को y के साथ माइनस किया। क्लियर हो गई बात इतनी सी। अब यहीं पे जस्ट है कि वो पूछता बी ए वेक्टर कितना होगा, वो आपसे पूछ, और डायरेक्शन कहाँ से होती है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये बात याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर वो बी ए वेक्टर पूछता तो बी ए वेक्टर की वैल्यू कितनी होती, x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप। ये कब आया, ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि ए बी एंड बी ए में फर्क समझ आया। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखिए किस तरह से बेसिक क्वेश्चन आप बनते हैं जहाँ बच्चे फंसते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो आपको बोलेगा कि आपको एक सर्किट, एक डायग्राम बना के देगा, और सर्किट डायग्राम सॉरी एक डायग्राम बना के देगा, ये बोलेगा ये है ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, आपको बोलेगा वो आपको बोलेगा डायग्राम में, डायग्राम बना के दे देगा और आपको ऑप्शंस में देगा, फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी आर ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम। वो स्टेटमेंट देगा, वो आपको बोलेगा कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है ना। आपकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ए बी की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी। बी ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम बी टू ए। क्लियर हो गई इतनी सी बात, ए बी वेक्टर इसके बराबर नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट आपको बोल सकता है डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी ए। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। क्यों सही है स्टेटमेंट, क्योंकि डिस्टेंस तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, उसका डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, सही हो गई। क्लियर होगी बात को। फिर आपसे पूछ सकता है क्या कि ये स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, एक नंबर है, तो नंबर तो बराबर ही होंगे। समझ आ गई बात को। देखिए है ये डिस्प्लेसमेंट, बट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी अगेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, वेलोसिटी। याद रखिएगा ये चीजें हम स्टडी कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन में, वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, वेलोसिटी में अभी तक हम क्या पढ़ के आए, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। तो वही चीज यहाँ पे लगेगी, फॉर्मूला सेम रहेंगे, बस तरीका डिफरेंट है लिखने का। तो v वेक्टर कितना हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर ओवर t2 माइनस t1। आई होप इतनी सी बातें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ छूटे भी ना और सब कुछ कवर हो जाए, क्योंकि अगर तेज नहीं करेंगे तो टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन इन अपने टॉपिक का नाम हम पहले लिख चुके हैं, रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको ताकि आप गलती ना करें, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ प्लेन। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये भी टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है कि आप पोजीशन को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, कि आप हर टाइम पे आप उसमें कुछ भी वैल्यूज पुट करोगे, टाइम की वैल्यूज पुट करोगे, और आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे किस पॉइंट पे हो, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपके काम की नहीं है, ये डेरिवेशन आपके काम की नहीं है। आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रखना है कि एज्यूमिंग कि आप क्या कर रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो। assuming you are moving from point A to point B such that at point A आपके coordinates कितने हैं, x नॉट y नॉट है, और point B पे आपके coordinates कितने हैं, x y है। point B पे आपके coordinates कितने हैं, x y है, ठीक है। तो यानी कि जब आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो आपकी पोजीशन होगी वो किस तरह से गिवन होगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इंटू टी। कैसे आया ये इक्वेशन,
ठीक है, वो डेरिवेशन आपके काम की नहीं है। हाँ, यू जस्ट हैव टू गो विद इट। क्योंकि याद कीजिए जब हमने वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन किया तब मैंने क्या बताया था आपको कि एक्चुअल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। अब आप जाइए आप उस वीडियो पे ताकि आपको समझ में आए कि हर चैप्टर लिंक कैसे। तो ये इक्वेशन वहां से आती है। ये डेरिवेशन आप देखनी होगी बुक में देख लीजिए, वो डेरिवेशन आपके काम की नहीं है मगर ये रिजल्ट आपके काम का है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस रिजल्ट्स। ओके, ये रिजल्ट आपके काम का है और इसी रिजल्ट को आप किस तरह से लिख सकते हैं, और इस रिजल्ट को आप लिख सकते हो एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी ऑफ आई कैप प्लस वाई नॉट प्लस वी वाई टी ऑफ जे कैप। इस रिजल्ट को आप ऐसे याद रखिए, ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए याद रखना, क्योंकि एक्स एक्स वाले टाइम सारी हमने इकट्ठी लेनी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड्स को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग both sides implies x is equal to x naught plus vxt and y is equal to y naught plus vy t। आई होप अब आपको दिमाग में ये चीज आ चुकी होगी कि ये चीज कहां से आई। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा है ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगी, यू माइट बी फीलिंग लाइक यू नो कि हम ये चीज कर क्यों रहे हैं, बट इसका अहमियत आपको तब समझ आएगी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। समझिए बात को, तब आपको इसकी अहमियत समझ आएगी। सो इट्स बेटर दैट तब तक आप यू जस्ट बेयर विद मी और आप इन चीजों को ऐसे ही याद रखिए। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए, अपनी बुक में इन चीजों को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ पाथ। अभी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पढ़ा कि ऑब्जेक्ट किस मोशन में चलेगा, उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को हम किस तरह से निकालते हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ उस चीज को पढ़ा है। ठीक है, अब हम जाएंगे कि वो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ की इक्वेशन क्या है, और पाथ की इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन वो पूछेगा, लेट्स जस्ट से आपसे पूछेगा, देखिए क्वेश्चन वो आपसे इस तरह से पूछेगा, नंबर वन, फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म velocity in two dimension, the path followed will be। देखिए यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन तो बन रहा है आपके पास ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या चीज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझिए इस बात को, ये चीज आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो कैसे बनेगा, तो पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल विल बी नंबर वन स्ट्रेट लाइन, दूसरा पैराबोला, तीसरा सर्कल, चौथा एलिप्स। देखिए अब ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है किस तरह से करना है। मैंने क्या कहा था, इंपॉर्टेंट टर्म्स को टिक करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से टू डायमेंशंस में मूव कर रहा है। द पाथ फॉलोड विल बी अ स्ट्रेट लाइन। किस तरह से आएगी वो बताएंगे। मैक्सिमम बच्चे टू डायमेंशन पढ़ के इसका आंसर पैराबोला टिक करके आएंगे, पैराबोला इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन वही बच्चा टिक करके आएगा जो जो वो चीज पढ़ेगा जो इस टाइम पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो वो टॉपिक मैं ये नहीं कर रहा मुझसे पढ़ो, बट जो वो ये टॉपिक पढ़ के जाएगा कैसे, उसको ये पता होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को जब हम इस पाथ को सॉल्व करते हैं यूजिंग इक्वेशन, जैसे इसको मान लेते हैं आप इक्वेशन वन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू। जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपके पास इक्वेशन ऑफ पाथ इन स्ट्रेट लाइन जो निकल के आती है, तो इक्वेशन ऑफ अ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ इन अ स्ट्रेट लाइन, वो जो निकल के आती है वो किस तरह से होती है। इक्वेशन ऑफ पाथ इन स्ट्रेट लाइन जो होती है वो क्या निकल के आती है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर यू टिक दिस थिंग इन, यू रिक्वायर्ड टू टिक दिस इन योर रेफरेंस बुक्स। ओके, तो इक्वेशन ऑफ पाथ जो निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर वी एक्स। अब ये कैसे आई, कुछ नहीं था, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई टी था, उसमें हमने t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी विद द फॉर्म ऑफ x, बस ये किया। इस इक्वेशन को डिराइव कीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा इस इक्वेशन को हमने किस तरह से निकाला है। ठीक है,
तो अगेन पेपर में एक चीज और पूछी जा सकती है कि ये जो स्ट्रेट पाथ होता है उसकी स्लोप क्या है, ये जो स्ट्रेट पाथ है उसकी स्लोप क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगेन हम इसको देखिए, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी स्लोप क्या है, स्लोप होगी इसकी, याद रखिएगा, वी वाई ओवर वी एक्स, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, याद रखिएगा। और सी इंटरसेप्ट आपका क्या है, वाई नॉट। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी है। इसी के साथ वो आपसे पूछ सकता है डायग्रामेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, प्लेन में जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है आपके पास पाथ ये होगा या पाथ ये होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये वाला, ये नहीं होगा। क्यों ये होगा, क्योंकि हमने क्या किया, इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए, इक्वेशन इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यूज किया। तो जब हमने उस इक्वेशन को यूज किया था तो हमने देखा था टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू कितनी है x नॉट और उसकी वैल्यू कितनी है y नॉट। ये क्या बोल रहा है कि उसकी वैल्यू x इज नॉट पे t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी है 0। तो ये इक्वेशन आपकी नहीं है, आपका आंसर होगा ये। तो पेपर में गलती करके मत आइएगा, ध्यान से पढ़िएगा किस तरह से हमको करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ प्लेन, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन प्लेन। अब आपके पास चीजें, अब प्रोजेक्टाइल आपका शुरू होने वाला है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब आपका प्रोजेक्टाइल शुरू होने वाला है तो इसको समझिएगा। ठीक है, तो समझते हैं, अब चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं। मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ प्लेन, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन प्लेन। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए, हर चीज आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। देखिए, अब आपने इन चीजों को समझ लिया, तो जब आप बुक देखेंगे तो आपसे पन्ने पलटेंगे, आपको पता है कि इसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, किस तरह का क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंजेस इन वेलोसिटी आर कांस्टेंट इन कांस्टेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो बस वही चीजें चली जाएंगी, हमने क्या पढ़ी थी उसके लिए, क्वेश्चन v इक्वल टू u प्लस at, तो वही चीजें यहाँ आ जाएंगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या चला जाएगा, इक्वेशन निकल के आएगी, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt एंड vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी आई कैप प्लस वी वाई प्लस ए वाई टी जे कैप। इन इक्वेशंस को याद रखिएगा प्लीज, भूलिएगा मत पेपर के लिए। ठीक है ना, आप अगर इनको भी याद रखेंगे तो आप वहां से आप इस पे डिराइव कर सकते हो। तो आपको इस इक्वेशन को याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से लिखते हैं, और आपको अगर ये याद है तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से अब हम निकालेंगे क्या चीज, एक्सप्रेशन। किस चीज का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन वही चीज है जैसे आपने यूनिफॉर्म मोशन वन डायमेंशन निकाला था, आपको वहां फॉर्मूला याद था, आपको यहाँ पे भी याद है। वही चीजें डिराइव करेंगे और आपके पास जो फाइनल रिजल्ट्स निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर। ये डेरिवेशंस, हम वी आर नॉट फोकसिंग ऑन डेरिवेशंस इन दिस चैप्टर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दीस थिंग्स इन द प्रीवियस चैप्टर। तो यहाँ पे हमें सिर्फ पता होना चाहिए किस तरह से, तो जो वन डायमेंशन में था वही चीज है बट इसमें टू डायमेंशन में, तो जो रिजल्ट वन डायमेंशन के लिए वैलिड था उसी रिजल्ट को हमें सिमिलरली टू डायमेंशन के लिए लिखना पड़ेगा, और वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे चीज सॉल्व हो जाएगी और आपके पास ये रिजल्ट आपके पास इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ओके, you cannot just go out there,
ब्लाइंडली है, आप पेपर में ब्लाइंडली नहीं जा सकते, आपको पता होना चाहिए आप क्या करने जा रहे हो। ठीक है, क्लियर होगी बात इतनी सी? तो ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब हम यहाँ तक हमने कर लिया है, ठीक है, ये बेसिक्स थे जो हमें डिराइव करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास अब जो शुरू होने वाला है, दैट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं अब हम। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, तो पहले सबसे पहली बात है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है। ये डेफिनेशन आई होप सबको पता होगी, ठीक है, आपकी बुक्स में भी प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन की हुई होगी, ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल जो होता है एक तरह की मोशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी पार्टिकल को एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, विद सम इनिशियल वेलोसिटी, याद रखिएगा, the particle is thrown with some initial velocity at an angle with horizontal, ठीक है, and then the particle is allowed to move in two dimensions under the effect of gravity, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन पे ही कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। पहली चीज आपको याद रखना है, पार्टिकल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी, आपको पार्टिकल को क्या है, एक इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, पहली लाइन। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, पार्टिकल इज अलाउड टू मूव इन टू डायमेंशंस, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कंडीशंस है, पार्टिकल मस्ट बी अलाउड टू मूव इन टू डायमेंशंस एंड द पार्टिकल is accelerated with g। इसका मतलब क्या हुआ कि the only acceleration that must be acting on a body should be acceleration due to gravity with g alone। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पार्टिकल मस्ट बी एक्सेलरेटेड विद g alone, याद रखिएगा इस बात को। कोई और एक्सेलरेशन आप इसमें लगाओगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन ना रह जाएगी। क्लियर होगी बात इतनी सी? these are the conditions for a particle to move in a projectile motion, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइम में चलते हैं, चीजें आपको सब पता होंगी, ठीक है। अब देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पार्टिकल होता है ना, एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, इंपॉर्टेंट, ये आपके पूरे आगे तक के टाइम फ्रेम में काम करेगी, इनफैक्ट पूरी फिजिक्स में आपके काम करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, देखिए इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहाँ पे ये है, आपको ये समझना पड़ेगा व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल नॉट चेंज। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, वेलोसिटी along vertical direction will change। और ये जो चेंज है, अब वर्ड है ये चेंज, वर्टिकल डायरेक्शन चेंज, और ये चेंज क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, और साथ में डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ये बातें आपने याद रखनी है प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए। अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड तब होंगी प्रोवाइडेड देयर इज नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, नहीं होनी चाहिए, दूसरा अर्थ की रोटेशन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, और एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी मस्ट बी कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। इसी में आपको लिख लेते हैं एक चीज और, कंडीशंस क्या है, g must be constant both in magnitude and direction, both in magnitude and direction, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसी के बाद इफेक्ट ऑफ रोटेशन
ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड। याद रखिएगा इस बात को। द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड both in g must be constant both in magnitude and direction, and air friction should be neglected. एयर फ्रिक्शन क्या है, नेग्लेक्टेड है। ये पॉइंट्स आपको देखने में है, लोग बच्चों को लगता है उन्हें आते हैं, हमने भी देखा है, बच्चे पेपर में जाके भूल जाते हैं, चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह का है। एक आपके पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम स्टडी करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम स्टडी करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका दो तरह का है। एक आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है और दूसरा आपका क्या है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करने वाले हैं। हम सबसे पहले जो चीज करने वाले हैं वो क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से आप क्या समझते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब ये है कि जब मैं किसी पार्टिकल को किसी हाइट से इन एक वेलोसिटी के साथ एट 0 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल फेंकता हूँ, तो क्या करता है, अंडर इफेक्ट जब ग्रेविटी मूव करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें आपको याद रखना है, क्वेश्चंस कैसे, डेरिवेशंस पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी है। वो क्या है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जो पहली चीज आपको याद रखनी है वो क्या है, वो क्या है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। देखिए तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको याद रखना है, पहली चीज, जब भी आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा तो पाथ आपका कैसा होगा, पैराबोला। पैराबोला। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाइज द, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ग्राफिकली पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफ और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो ग्राफ लाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाइज द एक्सप्लेन्स द पाथ ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो पैराबोला है। तो पैराबोला में आपको क्या है, इक्वेशन आपकी कैसे बनेगी, किस तरह की इक्वेशन होती है पैराबोला की, पैराबोला की इक्वेशन होती है आपकी y is equal to kx square, y is equal to kx square। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। और यहाँ पे k की वैल्यू क्या होती है, वेयर, याद रखिएगा इस बात को, भूलिएगा मत, वेयर k is equal to हाफ g over u square, therefore कंप्लीट इक्वेशन क्या है, हाफ g x square over u square, ये है आपकी कंप्लीट इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपको याद होनी चाहिए पेपर के लिए। इस यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, वो आपको बोल देगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा, कंपैरिजन से आप उस इक्वेशन से यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पे, ये जो एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर है, ये है टी, ये क्या है, टी। क्यों, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। समझ के बात को, तो यानी कि याद रखिएगा एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर आपका क्या है, टी की वैल्यू है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो इक्वेशन किस तरह से, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, आपको बोलेगा दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज दिस थिंग, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी। तो कंपैरिजन करेंगे, तो टी से उसको कंपेयर करेंगे, तो तभी आपको समझ आ जाएगा, वो बोलेगा एक्स की वैल्यू निकालो, यू की वैल्यू निकालो, तो बाय कंपैरिजन वो आपके आंसर्स निकल जाते हैं। ठीक है, और कई बार आपको हेल्प करने में हेल्प करता है, ये इस चीज को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि आपको ये फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, एंगुलर का यूज करना है या उसका सिंपल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, उसको कितना टाइम लगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ग्राउंड तक आने में, उसको कितना टाइम लगा, कितने टाइम तक वो हवा में था, उसको आप क्या बोलते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट। वही है, बेसिक रिजल्ट्स है,
टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपने आता है t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, इस फॉर्मूला बेसिक से आपको याद होगी। ठीक है, फिर आपके पास आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या आता है आपके पास? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर सकता है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, उसको आप क्या बोलते हो? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाता है? r इज इक्वल टू u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g। अगर पेपर में भूल जाए तो ut से याद रख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट चीज क्या है? वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ अ, इसको चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं, कोई वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आ रखा है, आपका पीवाईक्यू इसमें से आ रखा है। तो ये रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट मतलब ग्राफिकली आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स जस्ट से आपके पास एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिसने हमने इसको इस तरह से फेंका था, मगर ये यहाँ तक गया, उसके बाद ये नीचे आ गया। हमें निकालनी है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो देखिए जी तो हर जगह ऐसे लगेगा, इस तरह से होगा। नेट एक्सेलरेशन, नेट वेलोसिटी कहाँ होगी? इसकी टेंजेंट पे, थीटा थीटा थीटा। क्लियर होगी बात को? या बीटा, जिसको भी आपने लेके चलना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx² प्लस vy²। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx तो हमेशा कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जिस वेलोसिटी से आपने उसको फेंका था u। तो u² और g² t², क्योंकि इनिशियली क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट का क्या है, इसमें याद रखिएगा एक चीज और हॉरिजॉन्टल उसमें, कि वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली इज इक्वल टू 0 आफ्टर टाइम t कितनी हो जाती है? gt हो जाती है। तो vy की वैल्यू आप gt पुट करोगे, वहां से आपके पास निकाल लोगे। ठीक है, और ये जो थीटा है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये एंगल बना रहा है, ठीक है, दैट थीटा मस्ट बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ vy over vx, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ gt over u। ये चीजें याद रखिएगा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज ये। ठीक है, और चलिए ये तो फिर आपको याद कर ही लोगे आप, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ gt बाई, और इसको इस फॉर्म में भी आपने याद रखना है। क्लियर होगी बात? और ये तो चलिए है ही इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए किस तरह से, तो ये रिजल्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है? एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, पेपर में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा यहाँ से होती है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए एंगुलर प्रोजेक्टाइल को कवर करते हैं हम, इसको ध्यान रखिएगा आप। एंगुलर प्रोजेक्टाइल की हम बात करते हैं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल से। एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी इजी चीज है। इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, किस चीजों का ध्यान रखना है? पहले हम डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपके पास इस तरह डायग्राम। ठीक है, देखिए पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये रही आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने देखिए, जब भी आप प्रोजेक्टाइल में होगा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को
विद वेलोसिटी u के साथ फेंकोगे, आप इस तरह से उसको फेंकोगे, ठीक है, ठीक है, एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। क्लियर होगी। अब हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में क्या पढ़ा था कि हम इस ये जो u वेक्टर जिससे आप इसको फेंक रहे हो, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो हिस्सों में, और जो थीटा के साथ साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कॉस जाता है, तो आपके पास आएगा u cos थीटा, और यहां से क्या जाएगा u sin थीटा। यानी कि वहां पे जो आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था उसमें इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन के क्रॉस v की u की वैल्यू कितनी थी, 0, मगर यहाँ पे 0 नहीं होगी, यहाँ पे u sin थीटा होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो अब बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंच जाओगे तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आप नॉर्मली भी देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जाते वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, बट यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, मगर आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, वो कितनी होगी, u cos थीटा, बट v y विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा इतना। कुछ साल पहले शायद लास्ट टू लास्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी रेफरेंस बुक में डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट होगी, ये इस पॉइंट का हाईएस्ट पॉइंट जहां पे जा सकता है वो, और ये चीज क्या है आपकी रेंज। आई होप ये चीज आप क्लियर होगी होगी, और ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर होगी तीसरी बात है, ठीक है। तो जब हम इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसकी पाथ की इक्वेशन निकालते हैं, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जब हम निकालते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की हम बात करते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, ठीक है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आपके पास इक्वेशन निकल के आती है वो निकल के आती है, अगर हम एक्स एक्सिस के लिए निकालें इस इक्वेशन को, तो एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन निकल के आती है आपकी x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी, ये है आपकी x डायरेक्शन के क्रॉस, ठीक है। और वहीं पे अगर आपको इसको वर्टिकल डायरेक्शन में निकालना है तो ये इक्वेशन निकल के आती है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ g इंटू एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, ये दोनों इक्वेशंस आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चंस आ रखे हैं, और ये इन इक्वेशंस से रेफरेंस बना के उन्होंने क्या था क्वेश्चंस पूछा था, अब आपसे वो करेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने, ये दोनों इक्वेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, और किस तरह का क्वेश्चन बनता है तब हम करेंगे। और इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो इक्वेशन है ये आपके पेपर में आ भी रखी है, ये पेपर में आ भी रखी है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। अगेन डेफिनेशंस विल बी सेम, कितना टाइम लगता है उसे अपने पूरी मोशन को स्टडी करने में, पूरे मोशन को कवर करने में, उसे आप क्या बोलते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हो। और ये फॉर्मूला जो है डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला आता है वो निकल के आता है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर स्मॉल जी। क्लियर होगी बात इतनी से, तो इस चीज को भी आपने याद रखना है यहाँ पे, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर जी, ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मैक्सिमम हाइट। क्या चीज है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें तो वो कितनी होती है, जो हमने निकाली थी यहाँ पे h की वैल्यू, जिसको मैं आपको थोड़ी देर पहले शो कर रहा था, ये है आपकी h, ये जो h है ये क्या है आपका
मैक्सिमम हाइट, तो ये h की वैल्यू कितनी होगी? h की वैल्यू आती है आपके पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। क्लियर हो गई सी बात? ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज। प्लीज ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, आप इन चीजों को ऐसे मत समझिएगा कि ये ऐसे लिखा है, फॉर्मूला भी याद रखना है। इनफैक्ट आपको ये समझना पड़ेगा, वो बोल देगा कि मैंने यू की वैल्यू को वेरी कर दिया तो एच की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं तो अगेन हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अगर पेपर में भूल जाओ तो घबराना मत। इसके दोनों फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। रेंज आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? यू कॉस थीटा, और आपको यू कॉस थीटा, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही निकालना है। तो बस फिर इसको हल्का सा सॉल्व करते हैं। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और इसका आपने ये रिजल्ट भी याद रखना है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है इसका, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। समझ गया आप इस बात को? ये चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है रेंज के। आपको नहीं पता वो किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछ डाले आपके लिए। ठीक है ना? चलिए आगे चलेंगे, चीजें होगी। और फिर आता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगी? देखिए, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है, मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज, हमें रेंज का फॉर्मूला पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब 2 थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होगी, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। तो यानी कि मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो उस केस में आर की वैल्यू आपके पास निकल के कितनी आ जाएगी? यू स्क्वायर बाय जी। तो ये रिजल्ट भी प्लीज आप डायरेक्टली याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अब आपको ना यहाँ पे, चलिए वो आगे डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैं एंगुलर मोमेंटम वाली आपसे बात करना चाहता था, उस रिजल्ट को हम आगे डिस्कस करते हैं। वो प्रीवियस एक क्वेश्चन है और आपकी बुक्स में, रेफरेंस बुक में गिवन है, एटलीस्ट प्रदीप में तो गिवन है। वो ये आपका पीवाईक्यू था और ये प्रदीप में तो जरूर गिवन है आपके पास। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज अगर आपके पास हो, अभी चीज आपको रिजल्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास, इंपॉर्टेंट है आपके पास ये रिजल्ट, और इसकी एनालिसिस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फेंकूं, ठीक है, अगर मैं किसी पार्टिकल को सेम वेलोसिटी के साथ फेंकूं एट टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा, तो उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? सेम रहेगी। हॉरिजॉन्टल रेंज विल रिमेन सेम बट मैक्सिमम हाइट विल वेरी। मैक्सिमम हाइट क्या करेगी? वेरी करेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैक्सिमम हाइट क्या करेगी? वेरी करेगी। साथ ही साथ में इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, मैक्सिमम हाइट वेरी करेगी। साथ ही साथ में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर आप उसको थीटा से फेंको तो दिस इंप्लाई, इसका रिजल्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल, अब इस रिजल्ट की एक और एनालिसिस देखते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज विल रिमेन सेम irrespective of the fact that angle theta is with horizontal और with vertical। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ पा रहे हो? ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज विल रिमेन
सेम irrespective of the fact that the angle theta is with the horizontal or vertical, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम है। तो अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये रहा आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो यानी कि अब थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम होगी। तो अगर ये फर्क नहीं पड़ेगा कि थीटा जो है, थीटा आप यहां बनाते हो तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और अगर आप थीटा यहां बनाते हो और अगर आप थीटा यहां बनाते हो तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो रेंज दोनों केसेस में क्या होगी, सेम होगी। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे ही अगर हमें बता रहा हूं कि वेलोसिटी निकालनी हो एट एनी इंस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। किसमें, वर्टिकल मोशन में, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट में। एट वर्टिकल मोशन की अगर हम बात करते हैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन वर्टिकल मोशन की अगर हम बात करेंगे, तो वो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो डायरेक्टली आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वी एक्स कितना होगा यू कॉस थीटा, क्योंकि इसमें कोई चेंज आता ही नहीं है। वी वाई कितना होगा, अब हमें पता है वी वाई कितना होगा, वी वाई आपका होगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, माइनस जी टी। बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी, फाइनल v जो आपके पास निकल के आता है, वो निकल के आता है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी टी साइन थीटा। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन आ भी चुके हैं आपके, ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बनाएगा, तो लेट्स जस्ट अस्यूम उस एंगल को हम बीटा ले लेते हैं, तो tan बीटा इज इक्वल टू अगेन वी वाई ओवर वी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका u साइन थीटा माइनस जी टी ओवर u कॉस थीटा। थोड़ा सा और इसको अगर हम मॉडिफाई कर दें तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस जी टी ओवर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर आप इन चीजों को याद रखिएगा, इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। ये रिलेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास अगर मैं बोलूं प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद, अगर जैसे अभी तक हमने जो स्टडी किया, अभी तक हमने स्टडी किया किसके लिए, एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अगर मैं बोलूं मैं एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल फेंकूं, अगर मैं केस को थोड़ा डिफरेंट कर दूं, अगर मैं बोलूं मैंने फेंका है एट एन एंगल थीटा विद इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आपने सारे रिजल्ट्स वही रखने हैं, फर्क बस कहाँ पे आएगा, फर्क सिर्फ इतना सा आएगा कि आपके जहाँ पे थीटा था वहां पे 90 माइनस थीटा पुट कर देंगे, वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप इतनी सी बात क्लियर हो चुकी होगी आपके लिए, ठीक है। तो आप उन रिजल्ट्स को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, नहीं होंगे तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपको आ, लिख के बता दूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है उसमें 90 माइनस थीटा, बस फर्क कहाँ पे आएगा कि दोनों की रेंज सेम होगी, रेंज में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। पर चलिए मैं एक काम करता हूँ, अपने लिख ही देता हूँ जस्ट बिकॉज आपके पास ना हो। अगर मैं उसको फेंक रहा हूँ एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्टाइल, सारे से फॉर्मूलाज लिखूंगा यहाँ पे, फाइड एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को, वर्टिकल के साथ फेंक रहे हैं आपसे, ठीक है। एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, तो आपका कितना जाएगा, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2u साइन थीटा ओवर जी था, तो यहाँ पे हम 90 माइनस थीटा ओवर जी पुट कर देंगे, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस 2ug कॉस थीटा, ठीक है। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा ओवर जी, अगेन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर जी। रेंज कितनी होगी, जितनी इनिशियल रेंज थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, क्योंकि थीटा एंड 90 माइनस थीटा की रेंज जो होती है सेम रहती है। पाथ कितना होगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, tan 90 में कॉट थीटा होता है x कॉट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया आपके लिए। और वही है, तो tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan बीटा आपका हो जाएगा u cos थीटा माइनस gt ओवर u sin थीटा। ये कब आया, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ 90 माइनस थीटा इंस्टेड ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए और जो मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये अपनी नोटबुक्स में लिख लेना अगर आपकी बुक में नहीं होंगे तो। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इनकी। अब पहला पॉइंट आपके पास ये है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी वो सेम होगी, रेंज R will be same for theta and 90 minus theta and, ये याद रखिएगा, and 45 plus theta and 45 minus theta, इन दोनों एंगल्स के लिए आपकी जो रेंज होगी क्या होगी, सेम होगी। इनके लिए तो होगी, इन एंगल्स के लिए भी सेम होगी। किसी को आप 45 प्लस थीटा से 45 डिग्री ऐड करो तो तब भी उसकी रेंज होती है, सेम होती है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, एट हाईएस्ट पॉइंट vy is equal to 0 but vx is equal to u cos थीटा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे रखना है, हाईएस्ट पॉइंट पे v and g are perpendicular to each other, क्योंकि g डाउनवर्ड लग रहा है, आपका वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा की फॉर्म में। ठीक है, तीसरा, ये अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पार्टिकल रिटर्न्स टू ग्राउंड एट सेम एंगल, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा क्या कह रहा है वो, कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन होगी तो पार्टिकल जो होगा रिटर्न करेगा ग्राउंड को एट द सेम एंगल, एट सेम एंगल एंड विद सेम वेलोसिटी, एंड विद सेम वेलोसिटी। और सेम वेलोसिटी कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी provided there is no friction, there is no friction, same angle and with same velocity, same angle and with same velocity, फ्रिक्शन नहीं होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, एंड फाइनली हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जो आपको बताना चाहता है एंगुलर मोमेंटम का। ये लास्ट टू लास्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता है उसमें पूछा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना होता है। ये हमारी बुक्स में तो गिवन है, मुझे नहीं पता जो मॉडर्न दिनेश वगैरह में गिवन है कि नहीं है, बट प्रदीप में चीज गिवन है। लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन आया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन है हाईएस्ट पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। तो याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एमवीआर। हाईएस्ट पॉइंट पे v की वैल्यू कितनी होगी, v इज इक्वल टू कितना होता है, u cos थीटा, और r कितना होगा, h, मैक्सिमम हाइट कितनी थी h, तो h की वैल्यू कितनी होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, m इंटू यू कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये आपका रिजल्ट था। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर, m u क्यूब cos थीटा sin square theta over 2g, this was your answer। क्लियर होगी बात को। पांचवी चीज आपको इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में चीज और ध्यान रखनी है, क्या, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अगर एंगुलर मोमेंटम पूछा गया तो काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, जहाँ पे यू मैक्सिमम होगा। यू मैक्सिमम कहाँ होगा, या तो आपका इनिशियल पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे, ये दो पॉइंट्स है जहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं जहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी।
इन चीजों को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समझोगे बात को, इतनी सी बातें क्लियर होगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने एक बात नोटिस की होगी, आपने एक बात नोटिस की होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट में कहीं पे भी एम की वैल्यू नहीं आई, कहीं पे भी मास की वैल्यू नहीं आई। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द मास, देखिए ना, टी एच एंड आर, टी एच एंड आर, ठीक है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो इसका मतलब क्या है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द मास, मैटर नहीं करेगा 1 किलो की बॉडी है या 100 किलो की बॉडी है, अगर मैं दोनों को सेम वेलोसिटी, तीनों को, दोनों को सेम वेलोसिटी के साथ सेम एंगल के साथ फेंकूं विद हॉरिजॉन्टल, सबकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, सेम होगी। समझ की बात को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बेसिक पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। उसमें से कुछ चीजें तो हम कर चुके हैं, बट अब हमारे पास टॉपिक जो बचा है, बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक सर्कुलर मोशन बच रहा है कवर करने के लिए। सर्कुलर मोशन कवर हो जाएगा तो फ्री टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतना देर आपने मेरे साथ दिया, उसके लिए थैंक यू, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइबर्स एंड लाइक्स की तो जरूरत है ही है, ठीक है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको हम, ठीक है। तो अब हम जानना चाहते हैं क्या चीज, अब हम देखना चाहते हैं जनरल मोशन इन अ प्लेन। अब देखिए, ये जो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये हमें सर्कुलर मोशन में हेल्प करेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, हमारा टॉपिक का नाम क्या है, जनरल मोशन इन अ प्लेन, जनरल मोशन इन अ प्लेन, हम इसको कवर करने वाले, ठीक है। अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको, इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं, सिर्फ एक ब्रीफ वो है, रिकैपिटुलेशन है, इनको वापस से एक बार हम रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो इसमें क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करें तो रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। आपको देखना पड़ेगा कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बातें क्लियर हो गई। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इसको समझिए, हो गया पहला। दूसरी चीज आपके पास आती है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। देखिए, एवरेज वेलोसिटी वगैरह में क्या होता है ना कि आदमी वैल्यू निकाल लेता है, आप लोग वैल्यू निकाल लोगे, मुझे पता है आप लोग वैल्यू निकालोगे, प्रॉब्लम आती है डायरेक्शंस में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ को होती है, ठीक है। तो वी एवरेज की वैल्यू पहले हम देख लेते हैं, वो क्या होती है, डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, ठीक है। कितना हो जाएगा, दैट इज वी एवरेज विल बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप ओवर डेल्टा टी। सो ये किसके बराबर जा रहा है, वी एक्स आई कैप में जो चेंज आ रहा है आपका वो, प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझिए, ये क्या चीज है, ये है आपका एवरेज वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, एंड वी वाई क्या है, एवरेज वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, ठीक है। ये सब चीजें आप निकाल लो, प्रॉब्लम आती है डायरेक्शन। अब लिखिए जो इंपॉर्टेंट बात है, वो बात क्या है कि डायरेक्शन क्या होती है, तो याद रखिएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ को होगी, डेल्टा आर इज ऑलवेज टुवर्ड्स, यस इट ऑलवेज टुवर्ड्स, रहने दीजिए आप, ऑलवेज टुवर्ड्स की फॉर्म में ही मत याद रखिए, इसको आप याद रखिए ऐसे, डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज, सेम एज डेल्टा आर। जिस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, उसी डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से गांठ बांध के रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका असर्शन एंड रीजन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इस चीज को आपने ध्यान रखना, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है।
ठीक है, वैसे ही हमने क्या पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस कर लिया हमने, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ी थी। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हम ये पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है, ओ सॉरी, इसको करने से पहले हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो की नहीं, एक्सेलरेशन में पहुंचने से पहले। हम सो सॉरी, पहले जरा सा हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कर लेते हैं। तो वही चीज है, चेंज इन वेलोसिटी, जब आप क्या करते हो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या करते हो, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपके पास, देखिए हमने उस टाइम पे एक चीज याद की थी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या याद किया था, वी आई इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी। डेल्टा टी या टेंड्स टू जीरो होने का मतलब क्या है कि उस इंटरवल को हम छोटा करते जा रहे हैं, चीज हम समझ के आ चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन में, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो वहां से जब हम उसको समझ के आ जाए तब हमें एहसास होता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है वो होती है। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है, ये हम वहां पर समझ आ चुके हैं कि इस डेल्टा टेंड्स टू जीरो का मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है, सो सॉरी सॉरी, थोड़ा इंटरप्शन हो गया था। चलो लेट्स कंटिन्यू। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होने का मतलब क्या है। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, इस एवरेज वेलोसिटी का इंटरवल को हम स्मॉल कर देते हैं, हम इतना छोटा कर देते हैं कि हम पर्टिकुलर टाइम तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये चीज हमने वहां डिस्कस की थी, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है। और वहां से हमारे पास जो होता है ये रिलेशन हमारे पास निकल के आता है क्या, डी आर बाई डी टी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस velocity at any point, the value of, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो द डायरेक्शन, सॉरी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स टेंजेंट होगी। जिस पाथ पे आप स्टडी कर रहे हो, उस पाथ पे, जिस पॉइंट पे स्टडी कर रहे हो, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। आई होप इतना सा पॉइंट आपके क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और if we have to find the angle theta, let us suppose the question that has been asked in our examination is like, you have to find the angle which velocity, which instantaneous velocity makes with x axis। तो याद रखिएगा, उसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है tan theta is equal to vy over Vx, and that must be equal to theta is equal to tan inverse of Vy over Vx। and the real question is, ये आता कहाँ से है। देखिए सपोज कीजिए जैसे आपके पास ये, इसी कर्व को हम थोड़ा छोटा करके बना के समझते हैं चीज को। ये रहा आपके पास, ये रहा, you are supposed to find the value of instantaneous velocity at, let's just suppose at point A। पॉइंट ए पे निकालना है, तो आप, हम इस बात को समझ चुके हैं, पॉइंट ए पे अगर मुझे निकालनी है, इसको थोड़ा सा डायग्राम को डिफरेंट कर देते हैं ताकि बनाने में आसानी रहे। इंस्टेड ऑफ this kind of a curve, let's just go with this kind of a curve। okay, हमें क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पे अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू निकालना, दैट मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे लेते हैं इसको, तो वो क्या होगा, टेंजेंट के बराबर होगा। आई होप ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, टेंजेंट के बराबर होगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल्स को ड्रॉ करेंगे अगेन। तो ये थीटा जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स, वी वाई ओवर, दैट मस्ट बी इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स, वी वाई ओवर वी एक्स मस्ट बी इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से आता थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इतना। ठीक है, चलिए, मैं थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो गया था, उससे थोड़ा ध्यान भटक गया। चलिए अब थोड़ा फोकस वापस गेन करना है। अगेन लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस थिंग, क्योंकि अब टॉपिक बहुत छोटा बचा है, हार्डली 20-25 मिनट का टॉपिक बचा है, शायद उससे भी कम का। सो विल ट्राई टू फिनिश दिस टॉपिक एज सून एज पॉसिबल, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, सुनने में आसानी रहे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, उसको डिफाइन किया जा सकता है कैसे, उसको डिफाइन किया जाता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। as a change in velocity, change in time, that is a एवरेज एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं AAV, ठीक है, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा T। सो दैट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा Vx ओवर डेल्टा T ऑफ I कैप प्लस डेल्टा Vy ओवर डेल्टा T ऑफ J कैप। देखिए ये फॉर्मूलाज आपको लग रहा होगा मैं क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग,
पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड आता है। अगर आप पेपर में ये सोच के जाओगे ना ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता, तो जब सोच के जाओगे ये नहीं आएगा, वही पेपर में आता है। इसलिए हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि बेसिक चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए, इसलिए इनको करवाने का फायदा है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं डायरेक्टली उन टॉपिक्स को स्किप करके डायरेक्टली एमसीक्यूज में जंप कर जाऊं तो फिर मजा नहीं। सो दैट्स व्हाई माय अप्रोच विल बी कि हम पहले पूरे के पूरे फिजिक्स के स्टेप्स को कवर करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा, अगर सब कुछ सही रहा, मुझे लगता नहीं कि 100 डेज, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली लाइक 70-75 डेज में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इंक्लूडिंग 12th क्लास। ओके, आफ्टर दैट हम सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तब तक मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि देखिए आपको ये लग रहा होगा सिलेबस धीरे चल रहा है, एज दैट पर्सन दैट चाइल्ड यू नो ही सजेस्टेड, मुझे लगता है वो पैनिक कर रहा है। तो ही मेरी सिर्फ एक ही एडवाइस है, पैनिक मत कीजिए। आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप प्लान्ड वे में पढ़ेंगे, तो प्लीज मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, अगर आप प्लान्ड वे में पढ़ेंगे आपका सिलेबस भी कवर होगा और आपका पेपर भी अच्छा होगा। आपको बस समझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जस्ट इन केस उन्होंने बोला कि आप प्री मेंस लेंगे, आपके पास इतना टाइम प्री और मेंस, जब तक जस्ट इन केस है, मुझे नहीं पता ऐसा होगा, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं जस्ट काइंड ऑफ गेसिंग दिस थिंग। ओके, अगर मान लीजिए प्री मेंस हो गया, आप मेंस के पेपर्स निकाल के देखिएगा, अगर आपके बेसिक्स नहीं आते ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ मेंस निकाल पाओगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, तो इस चीज पे फोकस रहिए अगर आपको मेंस की तरफ को एक्सेस करना है तो इस चीज को। ठीक है ना, इतना इजी नहीं है इन चीजों को समझना, इसलिए आपको इसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंड आई एज आई मेंशन बिफोर, प्रिपरेशन ऑफ नीट इज अ मैराथन। यहाँ पे कछुए और खरगोश वाली गेम है। खरगोश यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे आपको कछुआ बनना है, धीरे पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, और एक किताब को 100 बार पढ़ना है, 100 किताबों को एक बार नहीं पढ़ना है। इस बात को मेरी हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, वही अगर इसके ये वाला फॉर्मूला अगर हम याद रखें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इसका फॉर्मूला बेसिक होता है वही, लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी वेक्टर ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू डीवी वेक्टर ओवर डी टी। डेल्टा टी मतलब आप उस इंटरवल को छोटा करते जा रहे हो ताकि आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पहुंच पाओ, और यहीं पे जब इसको सॉल्व करेंगे ए आई इज इक्वल टू, क्योंकि 2 डायमेंशन में डील कर रहे हो, तो आपके पास क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ, इसको कुछ समझिएगा, इस बात को ना बहुत अच्छे से समझिएगा। डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आप चाहे इसको रट्टा मार लीजिए चाहे आप समझ लीजिए, बट एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, समझना इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। रट्टा क्रैमिंग will only take you hardly like 10-15 मीटर से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं लग जाएगा। इफ यू हैव टू रन अ मैराथन, समझना जरूरी, गेम को समझना जरूरी है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है, आपको यह बात हमेशा समझनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, टू द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। पहली बात तो ये रही, इस पॉइंट से आपको ये समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर होगी, एट दैट इंस्टेंट के बारे में उसके परपेंडिकुलर होगी। ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी, पहली बात होगी यहाँ से। ये क्वेश्चन तो बन गया आपका यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे डायग्राम बेस्ड बन सकता है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए किस तरह से बन सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। वो आपको क्या करेगा, वो आपको इस तरह से ग्राफ बना के देगा। हम दो ही ग्राफ से समझते हैं। सपोज कीजिए ये आपके पास पाथ गिवन है। ठीक है, ये आपके पास पाथ गिवन है, दो पाथ्स आपके पास गिवन है। ठीक है, यानी दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी ए, और इस पाथ में भी इनिशियल वेलोसिटी जस्ट अज्यूम इज ए। ठीक है, अब पहले पाथ 1 को स्टडी करते हैं, दिस इज द पाथ बी। एज वी हैव ऑलरेडी नो कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पाथ के वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एज अ टेंजेंट की तरह एक्ट करती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एज अ टेंजेंट एक्ट करती है।
ठीक है, क्लियर हो गई थी बात? ठीक है, अब वो आपको बोलेगा कि इसमें मुझे एवरेज वेलोसिटी की, पहली चीज तो आपको ये बोलेगा कि आप मुझे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ। देखिए क्वेश्चन समझिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली चीज वो आपसे पूछेगा यहाँ पे कि भाई मुझे ये बताओ कि आपकी जो वेलोसिटीज है वो कहाँ कहाँ किस किस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो ए के लिए जो हम वेलोसिटी है लेट्स जो वो है वो इस डायरेक्शन में काम करेगी, और बी के लिए वेलोसिटी को हम इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। क्लियर होगी बात को? ठीक है, अब एक चीज और, अगर वो आपसे पूछे, जस्ट इन केस वो आपसे पूछे फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए कैसे निकालोगे आप, आपको ये पता है कि v किधर को काम कर रहा है, इधर को काम कर रहा है, vi किधर को काम कर रहा है, vi इधर को काम कर रहा है, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था आपके पास? डेल्टा v वेक्टर ओवर डेल्टा t, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज है, जिस डायरेक्शन में डेल्टा v प्रोसीड कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपकी क्या करेगी? एवरेज वेलोसिटी होगी। तो यानी कि अगर हम इसमें v2 माइनस v1 करते हैं या v1 माइनस v2 करते हैं, ठीक है, तो इसका जो होगा एवरेज वेलोसिटी इधर होगी डेल्टा v की, दिस इज वेल, यहाँ पे डेल्टा v होगा। तो यानी कि एवरेज वेलोसिटी कहाँ की होगी? एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है? टुवर्ड्स डेल्टा वी होती है। यहाँ पे ट्राइंगल लॉ आपने लगा दिया ना, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगा दिया, तो यानी कि इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी? इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है? क्योंकि ये इधर को प्रोसीड कर रहा है, दिस इज विल बी द सेम, यहीं पे आपका डेल्टा वी होगा, इधर ही आपका डेल्टा वी वेक्टर होगा, और इधर ही आपका एवरेज एक्सेलरेशन भी आपकी इधर को ही प्रोसीड करेगी। क्लियर हो गई इस बात? इसी पॉइंट को हम इसे यहाँ पे समझते हैं। एज्यूमिंग आप मान लीजिए ये आपका पॉइंट बी है, आप मान लीजिए ये है आपका पॉइंट बी है, ये क्या है आपका? पॉइंट बी है। ए की डायरेक्शन क्या है? इधर, इसकी डायरेक्शन कहाँ है? इधर, ऑलमोस्ट सीधा ही जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस केस में यहाँ पे कर्व्स को प्लॉट करने की कोशिश करूं, ये इधर एंड इधर, एवरेज वेलोसिटी इधर, तो एवरेज एक्सीलरेशन कहाँ है? इधर को, डेल्टा वी, सॉरी डेल्टा वी आपका इधर है, तो एवरेज एक्सीलरेशन भी कहाँ को होगी? जिस डायरेक्शन में डेल्टा वी जा रहा है। तो सी आपका आ गया, तो एवरेज एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन में, ये रहा एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को। ठीक है, अब देखिए अब हुआ क्या, अब हमने क्या किया, अब हमें इंस्टेंटेनियस, अब ये तो रहा उसमें पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। तो देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपने निकालनी है। हम इस कर्व को कंसीडर करते हैं, पॉइंट बी को, कर्व बी को बनाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, किस तरह का कर्व है हमारा? इस तरह का कर्व है। ठीक है, हमें पॉइंट ए पे निकालनी है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंटरवल को छोटा करते चलते हैं, डेल्टा डी को छोटा करते चलते हैं, इस तरह इतना छोटा कर देते हैं कि वो उसके ऊपर जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे कंसाइड कर जाए। एज्यूमिंग दिस इज योर वी, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसके टेंजेंट पे जाएगा। अगेन डायग्राम सही नहीं बना, डायग्राम सही नहीं बना, ये लीजिए, ये रहा, इस पॉइंट पे निकालनी है हमें, दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आपको पता है वेलोसिटी की डायरेक्शन का है इधर को, जिस तरफ को डिस्प्लेसमेंट है उस तरफ को आपकी डायरेक्शन है, और इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो ये दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हमने इंटरवल को छोटा कर दिया, डेल्टा वी को हमने छोटा कर दिया। अब डेल्टा वी को हम जितना छोटा करते जा रहे हैं ये उतना ही
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता जाएगा ग्राफिकली, तो इनके बीच में एंगल बन जाता है 90 डिग्री एंड दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपकी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगी। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आई होप ये चीजें आप सबको पता होंगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि कितने किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जब अगर कोई पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन को कवर कर रहा है, अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे देखिए समझते हैं इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। लेट अस अज्यूम कि कोई पाथ जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ को मूव कर रहा है, तो एनी गिवन पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है कितना एंगल कवर कर रहा है, ठीक है, कितना वो एंगल कवर कर रहा है, उसे आप क्या बोलते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप थीटा बोल देते हो, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये बात याद रखिएगा, इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी। नंबर वन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आपको एक बात याद रखनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी but there is a catch. You need to understand the angular displacement is a vector quantity, but only if theta is small. Change in theta is small. क्योंकि अगर थीटा बड़ा हो जाता है, ठीक है, बिकॉज याद रखिएगा सर्शियल रीजन, बिकॉज as as theta increases, the commutative law of vector addition becomes invalid. जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वो वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो ये चीज आपका थीटा स्मॉल होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए। यानी कि थीटा वेक्टर क्वांटिटी कब होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर क्वांटिटी कब होगी, जब आपका थीटा स्मॉल होगा, ठीक है। और राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन आपको गिवन हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्या चीज इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर एंगुलर वेलोसिटी। वही चीज है, एंगुलर वेलोसिटी। आप नॉर्मल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ चेंज इन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, इसको आप डिनोट करते हो ओमेगा से। ये हो जाता है लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी, ठीक है। आपको बस एक चीज का ध्यान है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, आपने ना इन चीजों में ध्यान रखना, किस चीज का, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है इनके यूनिट्स क्या होते हैं, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली इसकी डायरेक्शन क्या हो, क्योंकि ये राइट हैंड थंब रूल से निकलती है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फाइनली आपका रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा r हो जाता है, v इज इक्वल टू ओमेगा r हो जाता है, ठीक है। v इज इक्वल टू ओमेगा r, ये आपका रिलेशन होता है, सॉरी हट के तवा से हो, ठीक है। क्लियर होगी बात को। और आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, इज ऑलवेज अक्रॉस टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पॉइंट में मतलब टेंजेंट की तरह डायरेक्शन देता है, ठीक है। क्लियर होगी बात को। और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन आपको कहां से निकलने को मिलती है, वो आपको देखने को मिलती है राइट हैंड थंब रूल से। याद रखिएगा दोनों बातों में डिफरेंस है, एंगुलर वेलोसिटी राइट हैंड थंब रूल से निकलती है, उसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकलती है। जो आपकी सिंपल वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इस चीज को लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है, क्योंकि ये चीजें बाद में दिक्कत देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। अगेन क्या चीज है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन वही चेंज इन ओमेगा बाय टाइम, डी ओमेगा बाय डी टी, यानी कि इसको आप डिनोट करते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। और
अगर मुझे रिलेशन निकालना है बिटवीन ए एंड अल्फा तो वो कितना होता है, ए इज इक्वल टू अल्फा आर। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इतनी सी बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट है आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके ऊपर भी अंधाधुंध क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से, इसमें कंसेप्चुअल हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पहले बात है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वर्ड यूज हुआ है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने का मतलब ये है कि जब भी कोई पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है बट विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड होने का मतलब इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द सर्कमफ्रेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करे, तब हम उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने का मतलब क्या, क्या वो बॉडी एक्सेलरेट करे? हाँ करेगी। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वहां पे काम करती है क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज कर रही थी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होती है किस तरह की मोशन होती है, एक्सेलरेटेड मोशन होती है। वहां पे आप टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और इन सब चीजों की बात करते हो। ठीक है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होती है जब बॉडी सर्कुलर मोशन में काम करती है, तो उस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और याद रखिएगा इस बात को, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बारे में क्या चीज, ये ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स सेंटर, एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर। इसमें जो बेसिक चीजें हैं हम वही डिस्कस करेंगे क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बाकी की कुछ डिटेल्स में सच खास आपके काम की है नहीं। ठीक है, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वी स्क्वायर बाय आर, इसी को आप ओमेगा स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो। डायरेक्शन मैंने आपको बता दी टुवर्ड्स द सेंटर होती है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो होगी। अब देखिए, अब आपको समझना पड़ेगा इसके पास ना एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन भी होती है, उसको आप बोलते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? अब देखिए हुआ क्या, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ वो काम कर ही रही है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ वो काम कर ही रही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वेलोसिटी भी क्या है, हर पॉइंट पे चेंज कर रही है। तो यानी कि वेलोसिटी अगर हर पॉइंट पे चेंज करी, क्यों चेंज कर रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रही है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रही है। तो यानी कि जो नेट एक्सेलरेशन है किसी भी गिवन पॉइंट पे वो क्या होगी, वो सम होगी किसका, टोटल एक्सेलरेशन जो किसी भी पॉइंट पे होगी वो सम होगी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और एटी का वेक्टर सम। तो यानी कि टोटल एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। दैट शुड कम आउट टू बी वी ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर अल्फा का स्क्वायर। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब यहाँ पे केसेस बनते हैं, अच्छे से केसेस बनते हैं। इफ ए टी इज इक्वल टू जीरो, सपोज करो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, तो यानी कि पार्टिकल के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। अगर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। याद रखना, पार्टिकल इज मूविंग इन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बट इफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ही जीरो है तो पार्टिकल के पास क्या है, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। कौन सी है, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। यानी कि पाथ किस डायरेक्शन में चला जाएगा, टेंजेंट में। और यही चीज कब होती है, वो बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अगर आपने क्या किया, एक पत्थर को धागे से बांध रखा है, यू आर मूविंग दैट स्टोन इन अ सर्कुलर मोशन, एंड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, वो धागा टूट गया। तो क्या हुआ, उसकी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन खत्म हो, सेंट्रिपिटल फोर्स आप लगा रहे थे वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई, यानी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन गायब हो गई। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन गायब हो गई तो दैट द ओनली एक्सेलरेशन रिमेनिंग विद द पार्टिकल इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द टेंजेंट। जिस पॉइंट पर तोड़ोगे, जिस पॉइंट पर धागा टूटेगा, उसी पॉइंट के टेंजेंट पे वो भाग जाएगा। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि अगर टेंजेंशियल, अगर टेंजेंट के पास जा रहा है, अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन गायब कर दी, धागा टूट गया, पाथ क्या होगा, टेंजेंशियल पाथ होगा। क्लियर हो गई बात कितनी सी? ठीक है, तो इसके साथ क्या है, आज आपका काइनेमेटिक्स पूरा कवर हो गया। कल हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी प्लेन मोशन इन प्लेन के क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड परसों हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज घबराइए मत, कुछ भी डाउट्स होंगे, कोई भी दिक्कत होगी, मेक श्योर यू paste your type your question in the comment section so that I can view them and I can
रिस्पॉन्ड देम एप्रोप्रिएटली। सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, बाकी चीजें आपकी मैनेज हो जाएंगी, घबराना मत। एंड एज आई मेंशन बिफोर, इन लाइक नेक्स्ट 10 to 12 days, सॉरी इन नेक्स्ट 10 to 12 days आपका हो सकता है कि आपका आधी प्लस वन की फिजिक्स खत्म हो जाए। एंड आई एम टेलिंग यू, आपको मेरे तरीके से पढ़ने का फायदा ये है कि जब आप उसका एमसीक्यूज करेंगे, इनफैक्ट जब आप खुद देखिए, अगर आप पैनिक करोगे ना, आप चीजें मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको लगेगा ये भी बच रहा है, ये भी बच रहा है, कुछ भी नहीं होगा। रिमेंबर माई वर्ड्स, हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दबाजी नहीं करनी, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एक चीज और, एक किताब को 100 बार पढ़ना, 100 किताबों को एक बार नहीं पढ़ना। रिमेंबर माई वर्ड्स, इस चीज का बहुत ध्यान है, ये चीज आपको बहुत काम आएगी। ठीक है ना, तो जितना पढ़ा है आज आप उतना कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर आप जितना मैं करवाता जा रहा हूँ उतना करते चलते, अब तक आपका सिलेबस कवर हो चुका है। धीरे धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, मैंने बोला ना कछुआ बनना है, धीरे 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 करके हम सब कुछ कवर कर देंगे। आपको एहसास भी नहीं होगा, सिलेबस भी कवर हो चुका होगा, 8 MCQs भी कवर हो चुका है। एंड आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो देखा है तो मेक श्योर यू कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि आपने पढ़ा। कहीं पर अगर वो चीज समझ ना आई हो तो मुझ चीज को वापस रिपीट करूँ। ठीक है ना, और कुछ दिक्कत हो तो प्लीज तब भी कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, टिल देन आप अच्छे से पढ़िए, कोई परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। आप मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। ओके, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ